तो यस, नमस्कार, आपका स्वागत है क्राइम फ्री भारत के मंच पर। आज हम बात कर रहे हैं सीएफबी के एग्रो इनिशिएटिव के बारे में। सीएफबी का एग्रो इनिशिएटिव एक गेम चेंजर है, एक पैराडाइम शिफ्ट है, जहां पर हम एक और जो है केमिकल्स की मार से चारों तरफ जो है जूझ रहे हैं। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर इतनी ज्यादा मात्रा में दिया जा रहा है कि अब वो सॉइल के ऊपर, पानी के ऊपर जो है तैर रहा है। वह जो है अंडरग्राउंड वाटर में भी पहुंच रहा है, उसको पॉल्यूट कर रहा है। जैसे पंजाब, जहां पर कि बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो बगल के राजस्थान में वहां पे एसिड रेन भी हो रही है। हमारे किसान और बाकी लोग अपने स्वार्थ के कारण, चाहे वो मुर्गियां हो, चाहे गाय हो, भैंसे हो, बकरी हो, चाहे फल हो, सब्जियां हो, चारों तरफ जो है हार्मोनल इंजेक्शन का उपयोग हो रहा है। और ये हार्मोनल इंजेक्शन जाके बॉडी में सेल को कंफ्यूज कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज और एलोपैथी ने जितनी दवाइयों का वो किया है, वो सभी दवाइयां कहीं ना कहीं जो है इस बॉडी की सेल को कंफ्यूज कर रही है। अब इन तमाम फैक्टर्स को कुछ देर के लिए भूल जाएं तो केवल दूध, जो दूध आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसका 1/3 हिस्सा ही आपको विभिन्न जो है ना एनिमल सोर्स से मिल रहा है। इसका मतलब है कि 2/3 हिस्सा केमिकल ओरिजिन का है। इसके बारे में रिसर्च की गई है और रिसर्च का कहना यह है कि यदि केमिकल ओरिजिन के कार्सिनोजेनिक यदि मिल्क, घी और रिलेटेड यदि प्रोडक्ट का लगातार यूज 4 साल तक किया जाए तो 87% लोग बाग जो है वो कैंसर से सफर करेंगे। बाकी जो है ना चीजों को जोड़ दिया जाए तो ऐसा अनुमान है कि आने वाले 5 साल में भारतवर्ष की 66% पॉपुलेशन कैंसर से सफर करेगी। इसका मतलब है कि हर 3 व्यक्तियों में 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा और तीसरा व्यक्ति उसे अटेंड करने के लिए अस्पताल में होगा। देखिए कितना भयावह सीन है, जहां लगभग 7% पॉपुलेशन कैंसर या उससे रिलेटेड विभीषिका से जूझ रही है। इसमें अभी अपन ने एयर पॉल्यूशन की बात नहीं कही, वाटर पॉल्यूशन की बात नहीं कही। जो हम केमिकल अपने घरों में, किचन में सौंदर्य प्रसाधन के बतौर पे अपने बाथरूम में यूज कर रहे हैं, अभी उसकी चर्चा भी नहीं। कुल मिला के हमारा जो सीन है वो अत्यंत ही डरावना और भयावह है और ये बहुत बड़े इंटरवेंशन की अपेक्षा कर रहा है जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यदि हम बाकी प्लेयर से, गवर्नमेंट से और इंटरवेंशन को देखें तो वो थोड़ा बहुत जो कुछ हो भी रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। ऐसे बेहाबा समय में क्राइम फ्री भारत का एग्रो डिवीजन एक बहुत ही एग्रेसिव जो है ना स्ट्रेटेजी के साथ आया है, पैराडाइम शिफ्ट है। और इसमें सीएफबी एग्रो मॉडल का कहना है कि हम स्केरसिटी से अबंडेंस की तरफ जाएंगे। स्केरसिटी ऑन अकाउंट ऑफ द 2 रीजंस है। एक है ऑन अकाउंट ऑफ करेंसी। करेंसी जो है ना एक बहुत बड़ा कारण है लिमिटेशन का, क्योंकि हमें धन चाहिए, फिर हमारे पास धन नहीं है तो हम वर्ल्ड बैंक से लाएं, इससे लाएं, उससे लाएं। तो इस मॉडल ने करेंसी की जो भौतिक सीमा है उसको पार कर दिया। ओके। और दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि ट्रेडिशनल सिस्टम में कॉस्टिंग को ऐड करते हैं और कॉस्टिंग को ऐड करते हैं तो कंज्यूमर एंड और प्रोड्यूसर एंड की जो प्राइसेस हैं वो कई गुना बढ़ जाती है। और उसमें यदि रेंट सीकिंग बिहेवियर हो
जैसे कि जो बनिया है वो डीप पॉकेट के कारण उसको बात काफी समय तक स्टोर कर लेता है और फिर वो जो है प्राइसेस को स्काई रॉकेट कर लेता है। तो प्रोड्यूसर से वो 5-5 गुना 6-6 गुना जो है ना ज्यादा कमा लेता है और यही स्थिति रिटेलर की भी। और यही कारण है कि जो किसान एकड़ों में कोई चीज पैदा कर रहा है और उसी के सामान को एक हाथ ठेले वाला 3x5 के फीट के जो ना ठेले पे चल रहा है। आप ये देखिए कि वो हाथ ठेले वाला आजकल मॉडर्न होता जा रहा है, बड़ी बड़ी लालटेन लगा रहा है, उसके साथ 2 नौकर भी हो रहे हैं और किसान जो है उसके ऊपर की शर्ट गायब हो जा रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है और किसानों को जो है भुखमरी का, किसानों को सुसाइड के लिए भी बाधित होना पड़ रहा है। ठीक है, सरकारें अपनी वोट पॉलिटिक्स में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगी है, कोई कंप्रहेंसिव सॉल्यूशन को लेके सामने नहीं आ रहा है। इन हालातों में क्राइम फ्री भारत में एक एग्रो मॉडल लेके आया है, जिसको अभी 2 दिन पहले हमने अपने प्रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट में कि कैसे जो चारों तरफ वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कैसे चारों तरफ जो है पेड़ लगेंगे, कैसे चारों तरफ जो है एक्वाकल्चर होगा कि हम एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन रिच कर पाएंगे, ग्राउंड वाटर के जो है ना रिचार्जिंग इतनी ज्यादा कर पाएंगे कि वो 8 या 10 फीट पे पहुंच जाए। यदि वर्तमान भयावह स्थिति को हमने कंट्रोल नहीं किया तो जो 400 हजार फीट पीछे नीचे जो चला गया है हमारा ग्राउंड वाटर, उसको पेड़ लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। पेड़ जो है खड़े खड़े जमीन पे गिर जाएंगे, ऐसी भयावह स्थिति निर्मित हो सकती है। लिहाजा इन विषम परिस्थितियों में किसानों को जो है पूरी 1 MSP फ्री फ्रॉम एनी कॉस्ट, क्योंकि हमने कॉस्ट और करेंसी इन दोनों से जो है ना छूट का जो है और एक मुक्ति पाई है और तभी हमने कहा है कि अबंडेंस मॉडल, और अबंडेंस मॉडल जो है ये नेचर से आया है। हाँ दलेला साहब, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि इस मॉडल को मैं अपना मॉडल नहीं कहूंगा, इट इज ए कॉस्मिक फोर्सेस व्हिच हैज रिस्पांसिबल फॉर दिस मॉडल एंड वर्चुअली जो है ना वो मुझे सोने नहीं देती है। मेरे 24 घंटे मेरे दिमाग में जो है ना मॉडल और उसकी एप्लीकेशन घूमती है। तो मैं इसका श्रेय बहुत हद तक उन कॉस्मिक पावर को देना चाहूंगा, गुरुजी को देना चाहूंगा। और जब कोई कॉस्मिक पावर या कोई इतनी बड़ी शक्ति ये काम आ रही है तो इसकी सफलता के बारे में भी मुझे कोई संदेह नहीं। अब मैं आज के अतिथि हमारे पार्टनर जो कि CFP मेंबर भी हैं और he himself is a technocrat। आप ISO सर्टिफिकेशन के एक्सपर्ट हैं। बहुत सारी कंपनियों में कहीं पे आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कहीं आप टेक्निकल डायरेक्टर्स हैं। ऐसा 5-6 कंपनियों के आप विभिन्न जो है टॉप मोस्ट स्लॉट पे बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन दे दें और जो पहलू मैंने कवर नहीं कर पाया है, और फिर मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप अपनी वार्तालाप को 3 भागों में बांटें। पहले में मैं चुप रहूंगा, आपको मॉडल को समझाना है, उसमें फिर जो कमी रहेगी वो मैं इंडिकेट करूंगा। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको अपने कंसर्न्स और क्वेरीज, तो पहले मैं आपको कंसर्न्स और क्वेरी नहीं कहना है, यू हैव टू एक्सप्लेन द, जो काम मैं करता हूँ अब वो काम आपको करना है, राइट। दूसरे में आपको कंसर्न्स एंड क्वेरीज करना है और थर्ड में यू हैव टू ऑफर योर सजेशंस फॉर फर्दर रिफाइनिंग दिस। ओके, फाइन, राइट। तो 2 शब्द अपने बारे में, जो चीज मैं नहीं कह पाया हूँ उसको कहते हुए फिर आप जो है 3 चरणों में अपनी बात को आगे। थैंक यू सर। माई सेल्फ राजीव कुमार दलेला। हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर करीब करीब 35 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। करीब करीब 20 साल हिंदुस्तान में, 15 साल मैं बाहर रहा हूँ और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, और हमारा सीनियर मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी बड़ा रोल रहा। अब आफ्टर टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम देम एंड लास्ट 20 ईयर्स से और 25 ईयर्स से
में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन और मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। कई कंपनी है जिसके अंदर हम किसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, किसी में टेक्निकल डायरेक्टर हैं, किसी में एमडी भी हैं। इस तरह से उसको डिवाइड किया है, लेकिन हमारा मेन जॉब है कि किसी तरह से भी जो लोग हैं उनको प्रोग्रेसिव किया जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए, सिस्टम को कैसे डील करते हैं और उससे हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। एक मैं ये महसूस करता हूँ कि आपकी जो है अहम क्वालिफिकेशन, there could be no better person for the CFP agro model to really make a presentation on it or to describe this model. That definitely I can contribute a little because I have wide experience of different sectors. Generally ISO के अंदर टोटल सिस्टम को, दुनिया के सारे सिस्टम्स को डिवाइड किया गया 39 मॉड्यूल्स के अंदर। एग्रो भी उसके अंदर एक पार्ट है और एग्रो के ऊपर भी हम ऑडिटिंग करते हैं, उसके सिस्टम्स को भी देखते हैं। इसके अलावा फूड एंड सेफ्टी के बारे में है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में है, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में है। देयर आर सो मेनी सेक्टर्स वेयर आई एम देयर और करीब करीब 6-7 चीज़ों के हम लीड ऑडिटर भी हैं। डिफरेंट सिस्टम को हम जाके चेक करते हैं और उन सिस्टम को कहाँ क्या कमी है उसके ऊपर वर्क करना होता है लोगों को। नॉन कन्फर्मेंसेज होती हैं, उनको रेक्टिफिकेशन होता है। तो ये जनरल एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज और भी ऐसे सेक्टर्स हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर भी काम किया हुआ है, टीचिंग एंड एजुकेशन के अंदर MBAs को भी हमने पढ़ाया है। तो देयर आर डिफरेंट मॉडल बिकॉज आई डू अ लॉट, आई एम ऑलवेज कीपिंग माई सेल्फ बिजी। जहाँ तक आज का प्रश्न है जो हम लोग बात कर रहे हैं एग्रो सेक्टर की, एग्रो सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर हम हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर कहीं पे भी देखें, जो उगाने वाला है, किसान है, वो सबसे ज़्यादा उसको दिक्कतें हैं क्योंकि उसके पास ना तो टेक्नोलॉजी है, ना वर्किंग एफिशिएंसी है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर यूटिलिटीज इज वेरी हाई। उसके द्वारा ये हो रहा है कि वो धीरे धीरे करके अपनी चीज़ों को खोता जा रहा है, अपने ऊपर अपने खेतों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपने यहाँ उसके पास इरिगेशन सिस्टम अपना नहीं है, बोरो करता है, उसके पास अपने पास हल नहीं है या ट्रैक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसी तरह की बहुत सी समस्या हैं। जब वो खेत में उगाने के लिए जाता है तो पानी की प्रॉब्लम आती है, सीड्स लेने के लिए उसे लोन लेना पड़ता है बैंक से या और लोग जमींदारों टाइप के लोगों से। जब वो फसल उगाता है उस समय बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जहां पर कि नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं, पानी नहीं बरसा, आंधी आ गई, ओले पड़ गए, तो उसकी फसल, बनी बनाई फसल भी खराब हो जाती है। अल्टीमेटली जब वो फसल लेके खड़ा होता है उस समय उसको मार्केट नहीं मिलता है क्योंकि वो बाहर तक अपने पास, उसके पास कोई इस तरह साधन नहीं है कि वो मंडियों तक पहुंच पाए सामान लेकर के। ट्रैक्टर्स में या किसी से बोरो करके वो सामान लेके जाता है, वहां पे बिचौलिए लोग उसको बुरी तरह से सक करते हैं। जितना भी उसके पास प्रोडक्ट लेके गया है उसकी 1/3 कॉस्ट मिलती है, बल्कि उसको कभी कभी तो ये होता है जो लागत मूल्य है वो भी नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे उसकी पॉवर्टी बढ़ती जा रही है और परेशान होता है। जनरली आजकल सुसाइड के केस भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। पिछले 10-15 साल से किसान लोग इस समस्या से जूझने के बजाय वो सोचते हैं कि हम मर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, तो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन वो नहीं सोचते कि हम जब सुसाइड कर रहे हैं तो उन्होंने तो है, उसके घर में बच्चे हैं, बीबी हैं, पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा, वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो हमारा जो आज का विषय कि हम किसानों को की तरफ देखें और उनकी हेल्प करें, ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसका समाधान करना, मैं समझता हूँ कोशिश की जाए तो सब कुछ संभव है, लेकिन कोशिश एक सकारात्मक रूप में होनी चाहिए। जब तक उसके हमें ये नहीं मालूम है डायरेक्टिव्स, हमें किधर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो कंफ्यूजन काफ़ी है। अभी हम उस शेप पे जाने के लिए सोच रहे हैं कि किसानों को हमें फर्टिलाइज़र दें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स दें,
जिससे कि जितने भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या केमिकल मैन्योर्स हैं, वो सारी फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स इस तरह के जो कि हमें हर समय नुकसान ही पहुंचाते हैं, चाहे वो क्रॉप के ऊपर हो, जब इंसेक्ट्स लगते हैं, फंगस लगती है तो हमें इंसेक्टिसाइड्स को डालना पड़ता है, पेस्ट कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। ये सारी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉइजन है जो धीरे धीरे करके हमारे सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं। सॉइल में पेनिट्रेट करने का कारण ये होता है, रेन वाटर जब आता है तो हमें सारी चीज़ों जितनी भी सरफेस के ऊपर होती हैं वो पेनिट्रेट कर जाती हैं। हम लोग सिंचाई करते हैं, आजकल स्प्रिंकलिंग वाटर का भी सिस्टम शुरू हो गया है, तो स्प्रिंकलिंग से भी जितनी सॉइल के अंदर चीज़ें में मिनरल्स और केमिकल्स जो इनऑर्गेनिक थे वो जाकर के पेनिट्रेट होते जाते हैं और वाटर की सरफेस के ऊपर वाटर लेवल में डिजॉल्व होते जाते हैं। और वो पूरा सिस्टम, क्योंकि वाटर सिस्टम एक जगह कहीं पे कंसंट्रेटेड नहीं है, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो वो पूरा का पूरा एक जगह पे भी कहीं पे भी कोई चीज जाती है वो सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अल्टीमेटली जब हम वाटर को दोबारा से रिचार्ज करने के लिए लेते हैं या अपने यूज के लिए लेते हैं, उस समय हमें वो कंटामिनेटेड वाटर मिलता है। हम देखते हैं गवर्नमेंट के बहुत से नॉर्म्स हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहुत सारे नॉर्म्स बनाए हैं, वो सारे नॉर्म्स उन चीजों को देख नहीं पाते। हम लोग फाइट करते हैं कोको कोला में पेस्टिसाइड इतना क्यों है, लेकिन हम ये नहीं देखते कोको कोला जिस वाटर से बन रही है उसके अंदर कितना है। वो पानी पीने लायक नहीं होता है। अगर हम उस पानी को पिए लगातार तो हमें बहुत सी ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसा कि आपने अभी कहा कि कैंसर एक बहुत बड़ा थ्रेट है, लंग्स की प्रॉब्लम बहुत बड़ा थ्रेट है, स्टोन्स की प्रॉब्लम बहुत बड़ा थ्रेट है, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर उसके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। देयर आर सो मेनी इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स जो बॉडी के ऊपर पड़ते हैं, और ये हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे ऊपर तो नहीं होगा, दूसरे के ऊपर होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों की बॉडी, चाहे वो किसान की बॉडी हो, शहर में रहने वाले लोग बॉडी हो, सबकी बॉडी एक ही तरह से बनी हुई है। इफेक्ट सबके ऊपर होता है, किसी पे कम होता है, किसी पे ज़्यादा होता है। डिपेंड ये करता है कि उसकी कितनी इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी के ऊपर सारा बेस करके होता है। अब अपनी हम इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे चारों तरफ कंटामिनेशन है, चाहे वो एयर देखें, वाटर देखें, सॉयल देखें, हर जगह कंटामिनेशन है। उस कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए या उसको हमें स्टॉप करने के लिए, जिससे वो बढ़े नहीं, जो आज का लेवल है उतना ही रहे, हमको बहुत प्रयास करने की जरूरत है। उन प्रयासों में वाटर का, जैसे आप लोगों का सजेशन था कि वाटर लेवल को हम बढ़ाएं, वाटर स्टोरेज को बढ़ाएं, जिससे कि पेड़ पौधों को भी लाभ हो, साथ में जो पर्यावरण है उसके अंदर भी सॉलिड प्रभाव पड़े। और अगर हम अपनी वायु को प्रदूषित करने से बचाना चाहते हैं तो हमें पेड़ों का लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे बड़ा ऑक्सीजन जनरेशन का कोई सिस्टम दुनिया के अंदर नहीं है। चाहे जितना भी हम सिंथेटिकली चीज़ों को बनाएं, मशीन से बनाएं, वो चीज़ पूरी नहीं कर सकती। तो सबसे पहला प्रयास हमें करना पड़ेगा कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बढ़ाएं, अच्छा करें। तो एनवायरनमेंट को बढ़ाने के लिए मेन चीज़ पर्यावरण को देखना है। पर्यावरण के अंदर पेड़ पौधे, घास फूस, वन जीव, अदर जीव जंतु, सभी के ऊपर हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए है हमें धीरे धीरे करके जितने भी कंटामिनेशंस हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तान हो या बाहर हो, आदमी की एक प्रवृत्ति सी हो गई है कि वो ये चाहता है कि हम शॉर्ट टर्म्स के अंदर किसी तरह से भी पैसे को अर्न करें, और पैसे को अर्न करने के लिए वो तरह तरह के चीज़ों को यूज करता है, जिससे कि वो चीज़ें हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। हम लोगों के प्रयास जो भी हम लोग कर रहे हैं, चाहे खेती के ऊपर आपने जैसा कि बात की, हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स के ऊपर जाएंगे। ऑर्गेनिक मैन्योर बहुत अच्छी चीज़ है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उसको कितने मास में उगाएं कि हमारी उस ज़रूरत को पूरा कर पाए। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़े बड़े डंप्स बनाने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ों को डालना पड़ेगा, तमाम अर्थवर्म्स वगैरह को या दूसरे कल्टीवेट जिससे कि हम डिकेट कर सकते हैं, पॉलीथीन्स वगैरह को हमें स्टॉप करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स, फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, सोचने की चीज़ भी बहुत ज़्यादा है।
लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बहुत वीक है। हम लोग प्लानिंग, और इसमें हमें चाहिए एक छोटा सा सिद्धांत होता है, प्लान डू चेक एंड एक्ट, जो हम हमेशा लोगों को समझाते हैं कि किसी भी काम करने से पहले हमें क्या करना है। तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी अपनी प्लानिंग के ऊपर देखनी है कि हम इन चीज़ों को कैसे प्लान करें। और प्लानिंग के अंदर मेन चीज़ें जो होती हैं वो होता है 5 M कहलाते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी। अभी जैसा कि आप कह रहे हैं कि मनी के ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया है, फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर हमने ध्यान दे दिया है, तो वो एक बहुत बड़ा एसेट है अगर हम फाइनेंसेस को मीट कर सकते हैं इन कामों को करने के लिए। क्योंकि हर काम को करने के लिए सबसे पहला चीज आती है, हमें फाइनेंस लगाना है। दूसरा आता है अवेयरनेस टू द मैन। आदमी जो भी काम करने वाला है, चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या अपने मेथोडोलॉजी के हमें करने के लिए उस आदमी को समझाना पड़ेगा ये काम हमें कैसे करना है। तो जब तक आदमी वो समझदारी में नहीं आएगा, उतना उसके प्रैक्टिस नहीं आएगी, उसके ऊपर सुपरविजन नहीं होगा, तब तक हम उस काम को अच्छी ढंग से नहीं कर सकते हैं। मशीनरी में इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, जो जो इक्विपमेंट्स हमें यूज करने हैं उनका रखरखाव, उनका मेंटेनेंस, और साथ में वो कहाँ से आएंगी, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। मेथड हम लोगों को अपने आप बनाने हैं क्योंकि सिस्टम हमारा है, तो हमें ये डेवलप करना पड़ेगा कि हम अपने मेथड्स को कैसे इतना फूल प्रूफ बनाएं, और उसके अंदर धीरे धीरे हम कैसे उसको डेवलप करके इस लेवल पे लाएं कि वो इफेक्टिव हो जाए। तो चीज़ें तो बहुत सारी बन जाती हैं, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि वो शॉप फ्लो पर जा करके इफेक्टली और इफिशिएंटली वर्क नहीं करे, तो वो मेथड या वो हमारा पार्ट अधूरा बचा रह जाता है। साथ में आता है इसके कि हाउ टू प्रोसीड फॉर मेथोडोलॉजी में टाइम बेस्ड प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा। टाइम का बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। अनलिमिटेड चीज को हम छोड़ नहीं सकते कि किसी चीज को भी हम कितने भी टाइम के लिए ऐसा छोड़ दें जिससे कि वो उसका एंड नहीं मिले या उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाए। तो हमें हर प्रोग्राम को अपना एक टाइम फ्रेम के अंदर विद पंक्चुअलिटी देना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा जितना भी सहयोग हो सकता है हम करने को तैयार हैं। हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को विजिट भी कर सकते हैं, लोगों को समझा भी सकते हैं, लोगों को ट्रेन भी कर सकते हैं, मेथोडोलॉजी भी डेवलप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये एक तरह का फ्रेमवर्क बन सकता है। फर्स्ट पार्ट में जो डिस्कस करना था वो ये था कि क्या समझे हैं और क्या करना है, और दूसरे पार्ट में आता है कैसे करना है। हाँ सर, आप बोल रहे हैं आवाज? हाँ है जिसको मैंने राष्ट्रीय घोषणा के घोषणा के तहत कवर किया है जी, उसके सैलिएंट फीचर आपने नहीं समझा है। हाँ वो मैं मैं देख रहा था, दूसरे फ्लो में चला गया। क्योंकि वो जो है हमने जो बात शुरू की थी जी, वो एक रूपरेखा के लिए की थी कि हम एक भयावह जो है भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि समय रहते हम नहीं चाहते तो आप जो है धन हानि लाभ लोभ सब एक पर किनारे रख दीजिए। आप बहुत ही भयावह स्थिति में आगे जा रहे हैं। शायद जो है दिल्ली गवर्नमेंट का कि आप बाहर का पॉल्यूशन का स्तर बहुत खराब है, आप लोग को सलाह दी जाती है घर के अंदर रहें, ये नुस्खे काम नहीं आएंगे क्योंकि चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। हाँ, तो ये जो अभी तक आपने एस्पेक्ट कवर किया वो जनरल एस्पेक्ट है। हाँ जनरल एस्पेक्ट ही से अनुरोध करूंगा कि जो प्रेसिडेंशियल घोषणा की है उसकी बारीकियों को आपको प्रेजेंट करना है। ओके, दोबारा स्टार्ट करते हैं, इसको स्टॉप कर सकते हैं हम लोग। स्वागत है आपका। आपके साथ हैं श्री आर.के. दल्लेला जी, राजीव कुमार दल्लेला जी, जो कि आपको ज्ञात है कि वो कई कंपनियों के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कई कंपनियों में टेक्निकल डायरेक्टर हैं और उनका जो है एक्सपर्टाइज है वो सिस्टम और मेथोडोलॉजी ISO सर्टिफिकेशन जो है उनका मुख्य जो है कार्य है। आप विदेशों में भी रहे हैं, देश में भी रहे हैं, इस तरीके से 35 साल का कुछ आपको अनुभव है। आपने अभी जनरल बातें पर्यावरण के बारे में और उसके बारे में बताई थी।
अब मैं आपको चाहूंगा कि मेरे द्वारा अध्यक्षीय उद्घोषणाएं की है जी जी जी, जो कि अपने आप में एक गेम चेंजर है, जो इकोलॉजी, वाटर बॉडी, ऑक्सीजन लेवल, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, डिकॉन्टामिनेशन, इन सब चीजों को कवर करने के साथ साथ आपको कैंसर से, ऑटोनोमस डिसीजेस से मुक्ति देते हुए, क्योंकि ये डिसीजेस जो पॉजिटिव फैक्टर गायब हो जाएंगे तो ये डिसीज अपने आप डिसअपियर हो जाएंगी, उसके लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैंसर आपको किसी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं हो रहा है। इट इज रिवोल्ट ऑफ योर सेल्फ अगेंस्ट योर जो है ना एट्रोसिटीज ऑन इट। तो आपकी एट्रोसिटी जैसे ही गायब होंगी, ये बीमारियां भी बिल्कुल जैसे कि विलुप्त सी हो जाएंगी, राइट। तो लेकिन इसके साथ में जो है जो वेल्थ की वर्षा है और चारों तरफ वेल्थ की वर्षा है, उस मॉडल को आपने कैसे समझा, क्या समझा, उसके ऊपर थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए, जिससे कि लोगों को मेरे अलावा एक टेक्निकल व्यक्ति के अंदाज में वो बातें परोसने का एक मौका मैं देना चाहता हूँ। ओके सर, फाइन। तो क्राइम फ्री भारत में जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की, और इसके ऊपर सबसे पहला बात ये हुई कि हम लोगों ने पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, बहुत सारे काम किए, आईटी के प्रोजेक्ट्स भी हुए, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन भी हुआ और सॉफ्टवेयर भी डेवलप हुए, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से, और सबसे बड़ी वजह थी उसकी कि हम फाइनेंशियली उस चीज़ को मीट नहीं कर पा रहे थे। तो उसके विषय में प्रेसिडेंशियल स्पीच के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये गई है कि हम कैसे उसके अंदर एनर्जी फीड करें, उस एनर्जी को किस तरह हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करें, और डिस्ट्रीब्यूट करने का उसके शॉप फ्लोर तक किस तरह से एडवांटेज मिले। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट रखा गया इनसाइडर्स का। इनसाइडर्स में वो लोग आते हैं जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं और कॉन्सेप्ट क्रिएट करके उसकी रूपरेखा बनाते हैं। साथ में इनसाइडर के साथ में इनसे में 3 तरह के फिर लेवल रखे गए, और उस लेवल के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन इस तरह से है कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी, इन लोगों को 10,000, 5,000 या 2,000 का इंसेंटिव मिलेगा एज पर द। और इनसाइडर्स में ए क्लास के वो लोग हैं जो इनोवेशन करने वाले हैं, बी क्लास के हैं जो डेवलप करेंगे, और सी क्लास वाले जो उसको यूज करेंगे या एक बार उस चीज को प्रोड्यूस करेंगे, साथ में उसको देख करके उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा। एक्सटर्नल मेंबर्स इस तरह के हो सकते हैं जो किसी तरह के भी सब्जेक्ट के ऊपर जो क्राइम फ्री भारत के परव्यू में आता है उसको लेके चलेंगे, और वो उस चीज को एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी लाएंगे, जिससे कि उस प्रेजेंटेशन के ऊपर लोगों को क्या क्या, जब हम उस चीज को देखेंगे, सुनेंगे, तो बहुत सी चीज नई समझ में आएंगी। और उस तकनीकी में भी वहां पे भी उस पार्ट को 3 पार्ट में अगेन डिवाइड कर दिया गया है, एबीसी कैटेगरी, और इसके अंदर भी रेवेन्यू सिस्टम के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ए कैटेगरी को 10,000 रुपीज, बी कैटेगरी को 5,000 एंड सी कैटेगरी को 2,000 रुपीज प्रमोशनल इंसेंटिव मिलते रहेंगे। और ये इंसेंटिव उस हालत में मिलेंगे जब वो चीज सरफेस के ऊपर आएगी और हम काम करना शुरू करेंगे। अब बहुत सी चीजें जब हम बी कैटेगरी वाले में जा रहे हैं, एक्सटर्नल वाले में जा रहे हैं, वहां पे ये भी है कि अगर हम एक टीम फॉर्म करें एक्सटर्नल वाले लोग, और उस टीम के अंदर कॉन्सेप्ट का प्रॉपरली एप्लीकेशन हो, और एप्लीकेशन के साथ में जब हम उस टीम के साथ में बात करेंगे और वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें करीब करीब 50,000 रुपए का इंसेंटिव देने का प्रावधान है। 50,000 में से 10,000 रुपए तो जो भी कोऑर्डिनेटर होगा उसको मिलेगा, और 40,000 रुपए इम्प्लीमेंटर को मिलेगा। अगर इम्प्लीमेंटर एक से ज्यादा है, 2 या 3 है, या तो उसमें वो 40,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जिसको कि बहुत ही
उत्कृष्ट रूप से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हम इसके अंदर कंपटीशन भी करेंगे और कंपटीशन के अंदर रिवॉर्ड पॉइंट भी काफ़ी हैंडसम रखे गए हैं और वो रिवॉर्ड पॉइंट 5 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए तक के हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। और उसके ऊपर हम ये देखेंगे कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स या जो नए लोग हमसे जुड़ते हैं, उनको कैसे कहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, और जब ये उनको फ़ायदा होगा तब वो अपने आप इसके साथ में अपना सहयोग देते जाएंगे और एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। और इसका सारा डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का होना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं है कि हम थ्योरेटिकल बात करें, इसमें प्रैक्टिकल बातें होंगी और सरफेस के ऊपर दिखना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेटिव चीज़ें हों, तो वो वह सारी चीज़ें हैं। साथ में इसके अंदर मेंटेनेंस के ऊपर भी ध्यान दिया गया है कि अगर हम मेंटेनेंस भी उसकी कंटिन्यू करते हैं उस ग्रुप के अंदर, तो उसके अंदर हमें भी फाइनेंशियल प्रावधान काफ़ी है। 50,000 रुपया, 20,000 रुपया, 10,000 रुपये, ये रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। इन सब के ऊपर हम देखते हैं तो एक तरह से काम करने वाले को किसी तरह की भी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बेसिक पॉइंट ये है कि जो अभी तक हमारी सबसे मेन पॉइंट था कि उस पॉइंट के अंदर हम इस चीज़ को कैसे करेंगे। काम करने के लिए हमारे पास लोग मिल रहे थे, लेकिन हम लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, इतने कवर्ड नहीं थे, जिससे कि हम उस चीज़ को फर्दर हाईलाइट पे ला पाते या उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर पाते। अब जहाँ तक सवाल आता है कि हम इन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए किस तरह काम करें, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे एग्रो प्रोजेक्ट के लिए, क्राइम फ्री भारत के एग्रो डिवीज़न के बारे में। तो एग्रो डिवीज़न के अंदर जो मेन फोकस दिया गया वो फोकस है कि हम अपने किसानों को कैसे अपलिफ्ट करें, उनकी लाइफ को कैसे बेटर बनाएं, अपने एनवायरनमेंट को कैसे बनाएं। उसके अंदर जो जहाँ तक हम समझते हैं जो सुझाव हैं, उस सुझाव के अंदर हमें जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल, उसको लिफ्ट करना है और ऐसी हाइट तक ले आना है कि 10-15 फीट, 20 फीट भी हम खोदें तो हमें वाटर मिल जाए और अच्छी क्वालिटी का वाटर मिल जाए। दूसरा, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ करें, उसका प्रावधान करने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के लिए सिस्टम बनाए जाए और उन सिस्टम के अंदर हम जितना भी डिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डाल करके अर्थवॉर्म या दूसरे इंसेक्टिसाइड को इंसेक्ट के द्वारा डिग्रेड करके मैन्योर बनाएं। हम लोग जब एक टीम की तरह काम करेंगे तो वो टीम में जो भी टीम लीडर होगा वो गांव में जा करके किसानों को से बातचीत करेगा, उनको कन्विंस करेगा और वो किसान भी एक तरह से एक मैनेजर की तरह काम करेगा। अपने ही खेत में वो अपना मैनेजर हो जाएगा और सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए वो किस तरह से उसको करता है, वो अपनी मनमानी लेकर नहीं कर पाएगा। वो अपने खेतों का मैनेजर होने के बाद भी उसको क्राइम फ्री भारत के जो कंट्रोल्स हैं उन कंट्रोल्स को मानना पड़ेगा और मानने के साथ साथ उनके डायरेक्टिव्स के हिसाब से काम करना होगा। तभी वो जो भी उसके इंसेंटिव्स हैं उसे मिल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम प्राइस किसानों को मिल रही है आज के दिन में 1 टाइम 2 टाइम, उसमें ये रखा गया है कम से कम हम जो बेसिक प्राइस है उसका 1 टाइम तो उसको नेचुरल वे में जो मिलता है अपनी क्रॉप को ग्रो करके और बेचने में वो मिल जाए। साथ में 1 टाइम और 2 टाइम एडिशनल चीज़ें मिलें अगर वो फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट को। क्राइम फ्री भारत के एग्रीकल्चर डिवीजन के जो भी नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करता है, तो उसके खेत में किस तरह से ग्रोथ होगी, सॉइल की किस तरह बचत होगी, वो सब चीज़ें देखने वाली बात आती है। अब इन टीमों को ऑपरेट करने के लिए जो टीम बनेंगी, जो बाहर से आदमी जाएंगे, गाइड जाएंगे, उनके लिए हमें क्या क्या समझाना है, कैसे करना है, ये एग्रीकल्चर डिवीज़न समझाएगा और वो उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाने का काम और मेंटेन करवाने का काम जो भी टीम लीडर है वो जाके करेगा। इस तरह से किसानों को लाभ होगा, उनकी हेल्थ के अंदर
सुधार आएगा, उनको खाने को नहीं मिलता है, उनको बेटर नरिशमेंट मिल सकता है। इन सब में जहाँ तक मनी की रुकावट है वो दूर हो चुकी है। वो एक बहुत बड़ा पार्ट था कि हम कैसे काम करने वाले को या जो काम कर रहा है उन दोनों को कैसे सेटिस्फाई करें, क्योंकि वो अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं। उस एनर्जी को इक्विप करने के लिए फाइनेंशियली जितने भी इंसेंटिव्स हैं, इंसेंटिव्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो किस तरह से क्या होगा वो हम लोगों की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो इंसेंटिव्स मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगी। मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के ऊपर अगर हम लेके चलते हैं तो सरफेस के पास तक हमें वाटर को लाने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट करने हैं वो गाइडेंस इशू की जाएंगी। उन गाइडलाइन के ऊपर चल करके हम सरफेस के पास तक 10 फीट 8 फीट के ऊपर नीचे तक वाटर ला सकते हैं, जिससे कि थोड़ी सी डिगिंग के बाद भी वो पानी को निकाल सकता है। अगर उसके पास इस तरह के साधन नहीं हैं जिससे कि वो बिजली नहीं ले पाता है, आजकल गाँव में वैसे बिजली पहुंच गई है, लेकिन फिर भी सोलर पावर का अरेंजमेंट किया जा रहा है कि हम सोलर पावर प्लांट्स लगाएं। सोलर पावर से हम अपने यहाँ किसानों को जो पंप चलेंगे वाटर सक करने के लिए, वो पंप सोलर पावर से चलें, जिससे कि कोई भी हमें एडिशनल बर्डन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर नहीं हो। और वो चीज़ें आपको अल्टीमेटली बहुत इस तरह से बचाएंगी, क्योंकि एनवायरनमेंट का हमें दोहन रोकना है। क्योंकि बिजली बनती है तो बिजली बनाने के लिए भी हमें कोयला, गैस या पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब चीज़ को स्टॉप करने के लिए अगर सोलर पावर हमें मिल रही है, जो कि एक सस्ती भी होगी और उसका इफेक्ट भी डायरेक्टली किसी तरह के ना तो किसी की बॉडी में पड़ रहा है और ना एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ रहा है। तो ये जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनका यूटिलाइजेशन हम अगर करते हैं तो एक तरह से हम अपने प्रदूषण को रोक रहे हैं और एनवायरनमेंट की हेल्थ को बेटर कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम देखें, जब हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करेंगे खेतों के अंदर, मॉर्निंग में हमारी जब बात हो रही थी तब ये था कि हम नीम की पत्तियों को लेकर के उसके हॉट वाटर के अंदर बॉयल करें और बॉयल करने के बाद उसको स्प्रे करें। तो नीम की पत्ती भी एक तरह से इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड दोनों का काम करेगी, साथ में मैन्योर का काम भी करेगी। कई इस तरह की चीज़ों को हैं, लेकिन उसके लिए हमें यही दूसरा काम ही करना पड़ेगा, अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से जो हमें यूजफुल प्लांट्स हैं उनका प्लांटेशन भी करना पड़ेगा, जिससे कि प्लांटेशन जब करेंगे तो नेचर के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन जो हमें धीरे धीरे कम होती जा रही है वो बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे हेल्थ के लिए हैजार्ड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हेल्थ हैजार्ड है, वो एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स, हमारा एनवायरनमेंट बेटर बनेगा। और उससे जितना भी हमें रेजिडुअल मास में लीफ मिलती है और चीज़ें मिलती हैं, उसको हम मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनिमल्स के बारे में जहाँ तक है, एनिमल्स हमारे गांव के अंदर किसानों की पूंजी होता है, चाहे वो गाय हो, बकरी हो या उसके यहाँ जो भी काम करने वाले पशु हैं। आज उनकी हेल्थ के ऊपर भी बहुत बुरी तरह असर पड़ रहा है, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट कंटामिनेटेड है, करोडेड है। तो जो हमारी गायें दूध दे रही हैं उसके अंदर, दूध के अंदर भी बहुत सारी ऐसे केमिकल्स विद्यमान हैं जो कि हेल्थ के ऊपर हैजार्डस हैं। लेकिन अगर गायों को हम अच्छा खाना देते हैं, जितने भी हमारे क्रॉप्स बनेंगी वो ऑर्गेनिक होंगी, ऑर्गेनिक फूड को जब वो खाएगी तो दूध की क्वालिटी अपने आप बेटर हो जाएगी और उसकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अगर लेके चलें एक के बाद एक, क्योंकि ये एक चेन रिएक्शन है। ऐसा नहीं है कि हम एक सिस्टम को देखें और दूसरा भूल जाएं, क्योंकि ये इसके आगे भी हमें करना है, पीछे भी करना है। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, चारों तरफ की इंटीग्रेशन हमें करनी है, तभी हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेस में ला सकते हैं और इसमें सभी लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ फर्स्ट टॉपिक
के अंदर आप सजेस्ट करें कोई चीज बात? मैं काफी जगह पे आपकी चीज को थोड़ा सप्लीमेंट करना चाहूंगा जी, क्योंकि जो एक फोर्स जो है प्रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट में था, इट वाज ए पैकेज एंड पैकेज शुड क्रिएट सम काइंड ऑफ इनसाइटमेंट, इट शुड क्रिएट सम एक्साइटमेंट, इट शुड क्रिएट एनर्जी। मुझे लगता है कि आप जब प्रेजेंटेशन देंगे तो उस एनर्जी को आप कहीं खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा बैलेंस्ड बातें कही हैं, लेकिन वो एनर्जी वहां बीच में कहीं गायब मुझे दिख रही है। जी जी। तो मैं उसमें कुछ पॉइंट्स जो है ना कवर करना चाहूंगा। नंबर 1 तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्राइम फ्री भारत इज एंटी अवेयरनेस। हमारा ये मानना है कि अवेयरनेस में जरूरी होती है पात्रता। तो पात्र ही जो है ना ज्ञान को या पानी को या लिक्विड को होल्ड कर पाता है। अधिकांश लोग पात्र नहीं है, और जो बड़े पात्र हैं वो पूरे भरे हुए हैं, उनके अंदर आप कुछ भी डालेंगे तो वो बह जाएगा। तो हमारा ये मानना है कि हम अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, हम उसको बताएंगे जिसको जाके ग्राउंड पे काम करना है। तो चूंकि अधिकांश काम जो है करना है वो लेबर्स को करना है, उनकी डेवलपमेंट जो है के लिए एक अलग से पूरा व्यवस्था है कि उनको जो है डिफरेंट छोटे छोटे काम को बांटा जाएगा, जिससे वो उन्होंने एक फील्ड पे काम किया, फिर बगल वाले फील्ड पे चले गए, फिर बगल वाले फील्ड पे चले गए। तो जो व्यक्ति गड्ढा खोद रहा है उसे मालूम है कि कितने कौन सा प्लांट यहाँ लगा जाना है और उस गड्ढे की डायमेंशन, और वो जो है ना गड्ढा हाथों से नहीं खोदेगा, उसमें उसके लिए जो है ना बहुत ही स्पेशलाइज मशीन्स उसको दी जाएंगी, जो कि एनर्जी ड्रिवन होंगे, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ड्रिवन होंगे, और इवन केरोसिन और बल्कि जो है ना हम कोशिश करेंगे कि वो एथेनॉल ड्रिवन और सीएनजी ड्रिवन, ठीक है ना। तो क्योंकि हम जो है सोलर पावर को भी डेवलप करेंगे, एथेनॉल को भी, मेथनॉल को भी, और सीएनजी, ये चार जो है हमारे इंटरनल प्रोडक्ट रहेंगे। तो इनका यदि हम कंजम्पशन करेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट भी कर रही है, तो हमें इसके लिए कहीं बाहर से डीजल पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ेगा। तो एक जो एक्सटर्नल कॉस्ट है हम उसको मिनिमाइज कर पाएंगे, और गवर्नमेंट को भी हेल्प कर पाएंगे, जिससे कि उसका बाहर से इंपोर्ट का जो बजट है थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। स्किल डेवलपमेंट के बारे में जो हमने बहुत जोर से कहा है कि देयर विल बी वेरी स्पेशलाइज्ड एंड फोकस्ड ट्रेनिंग व्हिच विल बी गिवन फॉर द वेरियस सेगमेंट ऑफ वर्क, एंड देयर इट विल बी ओवर स्पेशलाइजेशन। मतलब क्योंकि वो व्यक्ति जो है खोदेगा लगाएगा ऐसा नहीं होगा, वही ऑर्गेनिक खाद बनाएगा ऐसा नहीं होगा। सो देयर विल बी द वन पर्सन हु इज डेडिकेटेड फॉर पर्टिकुलर ऑफ द जॉब, उसको जो है मशीनरी दी जाएगी। यदि मशीनरी नहीं है तो सीएफपी इज कमिटेड टू इन्वेंट एंड क्रिएट, मतलब ऑफ सेल अवेलेबल जो है ना आइटम्स पे हमारी सोच नहीं है। वी विल हैव द मीटिंग विद द इंडस्ट्रीज एंड वी विल बी इन पोजीशन टू क्रिएट आवर ओन मशीन्स, फिल द गैप, take the ideas from other countries, also take the idea from here, and that will be, we will be trying that how we can really bring help। एक तो हमने कहा है कि एथेनॉल और जो सोलर एनर्जी इन पावर का यूज करेंगे। दूसरा, हमें ओरिजिनल जो एनिमल पावर है, एनिमल और रिलेवेंस को बनाए रखने के लिए एनिमल ड्रिवन एफिशिएंट मशीनरी वुड बी क्रिएटेड, जो ऑलरेडी कुछ क्रिएट हो गए हैं। अदरवाइज उसमें एडवांस गियर वगैरह लगा के जो जनरली एनर्जी आपकी लगती है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी, तो उस लॉस ऑफ एनर्जी को मिनिमाइज कर दिया जाएगा, तो आपकी मशीनरी एंड इक्विपमेंट बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ज्ञान देने का ऊपर कम ध्यान रहेगा। और सबसे पहले इसमें हम किसानों को ये बताना चाहते हैं कि जो भी बात कर रहे हैं ये जवानी जमा खर्च नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन द ज्वाइंट वेंचर। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी स्टेक होल्डर्स से ज्वाइंट वेंचर होगा।
right? Yeah. And it will be a written, legal, legally enforceable document. Okay. तो जो भी कमिटमेंट है ये हवा हवाई वाला तरीका नहीं है, दे विल बी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, नंबर 1। दूसरा जो है किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है, तो एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो 1 यूनिट ऑफ द एमएसपी हैज बीन केप्ट कॉस्ट फ्री। इसका मतलब है हींग लगे ना करी और रंग चोखा आए। सरकार तो आपकी यही कह रही है कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे, हमें कह रहे हैं कि एमएसपी तो से तो ज्यादा बिकेगा ही बिकेगा, आपकी इनपुट कॉस्ट भी जो है इट विल नॉट बी चार्ज ऑन द 1 एमएसपी। मतलब 1 एमएसपी विल बी फ्री, कॉस्ट फ्री, राइट। जो इसके ऊपर जो है ना एक्स्ट्रा, क्योंकि जो ना 2 एमएसपी के नीचे रखना अलाउड नहीं है, राइट। तो जो एक एमएसपी या 2 से 3 एमएसपी के बीच में प्राइस रहेगी, तो 1 एमएसपी या 2 एमएसपी व्हाटएवर इज कमिंग, दैट विल बी जो है यूज फॉर सेटलिंग द कॉस्ट, राइट। और चूंकि बहुत ही A+ क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा रहा है, इसका मतलब है दैट कॉस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर वुड नॉट बी सेटल्ड इन 1 year. It might take 25 years to settle. Yeah. Right? But we are not bothered. चाहे वो 10 साल लगे उसको सेटल होने में, चाहे 25 साल लगे, किसान से जो है ना उसको 1 MSP will be absolutely free from any cost input. Okay. सेकंड जो है, हमने किसान को भी उसके ही खेत का मैनेजर बनाया है, CFP मैनेजर, राइट। और बड़े किसान को उसमें 1 लाख रुपीज पर मंथ तक का जो है विल बी डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी खेत की जो है ना वो कितनी है। तो 10,000, 20,000, 50,000 और 1 लाख। तो जो सबसे बड़ा यूनिट होगा वो 1,04,000 है, उसे हम बढ़ा के 2 लाख भी कर सकते हैं। दिस इज द 1 लाख रुपीज पर मंथ जो है किसान को मिल रहे हैं एज ए मैनेजर ऑफ हिज ओन फील्ड, to comply with the CFB in directions, right? अब कुछ ऐसे किसान होंगे जिनको बात ही समझ में नहीं आएगी, तो उनसे CFB जो है अपना बहुत दिमाग खराब नहीं करेगा। उन खेतों में जो है CFB will be posting some external manager, जो कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर के जो नए बच्चे निकल रहे हैं वो होंगे। और यदि छोटा फील्ड है तो एक मैनेजर माइट बी लुकिंग आफ्टर एडजॉइनिंग 4 or 5 or 10 फील्ड हाउस। क्योंकि हमारा जो है ना ये सोच रहेगा कि चाहे वो छोटा फील्ड हो या बड़ा फील्ड हो, यदि बाहर व्यक्ति को हम मैनेजर बनाते हैं तो हिज मिनिमम जो है परचेजिंग पावर शुड नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज पर मंथ। ओके, इसका मतलब है कि यदि 10,000 वाला यूनिट है तो हम 10 यूनिट को कंबाइन करके 10 यूनिट का वो मैनेजर बन जाए। उससे ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, उसको तो सिर्फ डायरेक्शन को कंप्लाई करना है, देखना है कि सब चीज ठीक चल रही है, एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द CFB डूइंग हिज जॉब प्रॉपर्ली। हालांकि उस कैप्चरिंग का जो रहेगा दैट विल बी थ्रू टेक्नोलॉजी, तो उस मैनेजर पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी एक आदमी तो चाहिए जो कि परमानेंटली चीजों को देखे और शुड बी रिस्पांसिबल फॉर, राइट। तो सेकंड कंपोनेंट, तो फार्मर का पहला अर्निंग कंपोनेंट क्या हो गया है, जो कि वो 1 MSP उसको मिल रहा है फ्री फ्रॉम कॉस्ट, फ्री फ्रॉम कॉस्ट। तो इट मींस आज की तुलना में इट विल बी 20 टाइम्स। आप तो उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, उसको जो है ना वो कॉस्ट को ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, राइट। और 1 MSP उसको गारंटेड है, क्योंकि 2 MSP के नीचे तो बेचना अलाउड ही नहीं। अच्छा, और इसका नुकसान जो है वो कंज्यूमर एंड पे नहीं जा रहा, क्योंकि कॉस्ट इज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन द वैल्यू ऑफ फूड ग्रेन जो है, ऑन द आइटम जो है एग्रो प्रोड्यूस पे कॉस्ट माउंट नहीं हो रही। तो और ऑन द टॉप ऑफ इट यदि आप हमारे रिवार्ड पॉइंट से परचेज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है कि यदि आपको 2 MSP पे अपने घर में चीज मिल रही है और 10% का डिस्काउंट मिल रहा है,
तो इसका मतलब है आपको 1.8 MSP पे करना, राइट। आपको यदि कहीं पे भी क्वालिटी डाउट होता है तो एक बटन दबा के आप क्वालिटी मैनेजर को कॉल कर सकते हैं, जो रीटेस्ट करेगा। यदि क्वालिटी ग्रेडेशन में कोई भी गड़बड़ी है तो देयर विल बी हैवी पेनल्टी ऑन द फार्मर साइड, देयर विल बी हैवी पेनल्टी ऑन द क्वालिटी ग्रेडिंग व्हिच इज डन एट द प्रोड्यूसर एंड। तो अभी आप बताइए, जो कंज्यूमर है वो MSP के 5 टाइम और 10 टाइम्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आपने कंज्यूमर को बहुत बड़ा राहत दे दिया। तो उसके ऊपर कॉस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, उसके ऊपर कॉस्ट का इफेक्ट नहीं आ रहा है। और दूसरा जो है, जैसे पौध है तो किसान को चिंता नहीं पालना पड़ रही कि पौध कहाँ से आएगी, पौध अपने आप जहाँ से आना है आके वहां पहुंच जाएगी। जिसको गड्ढा खोदना है वो गड्ढा खोद जाएगा, राइट। गड्ढा किस साइज का खोदना है उस प्लांट के हिसाब से उसे मालूम होगा कि यहाँ पे ये वाला प्लांट लगना है और तो इतनी साइज का गड्ढा होना चाहिए। सम क्वालिटी चेक टीम विल मेक द चेक की जो है ना वो गड्ढे वैसे है कि नहीं है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर विल बी मेड एज पर द कैटेगरी ऑफ द सॉइल स्टेटस ऑफ दैट लोकल लैंड। इसका मतलब है कि वो अकेला ऑर्गेनिक नहीं होगा, उसमें केवल मूत्र और जो है ना गोबर और उसका यूज होगा, अर्थवर्म का भी यूज होगा, उसमें जो है माइक्रोब्स का यूज होगा, और उसमें यदि किसी मिनरल पार्ट का डिफिशियंसी है तो दैट विल बी मिक्स्ड, सो इट विल बी ए परफेक्ट एंटीडोट ऑफ द सॉइल स्टेटस। ओके, इसका मतलब ये है कि एक साल में ही इट विल बी इन पोजीशन टू टेक केयर ऑफ टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो इस जो ये चीज है ये बहुत जल्दी जो है सॉइल के स्टेटस को ऊपर बढ़ाएगा, और प्रोडक्टिविटी के लिए जनरली स्टॉकिंग पीरियड 2 साल का मानते हैं। मुझे लगता है कि हम 2 साल के पहले ही जो है ना प्रॉब्ली वी वुड बी इन पोजीशन टू टेक केयर। हमारे एक दूसरे साथी हैं डॉक्टर S तोमर, उन्होंने जो है एक 5 टियर एग्रीकल्चर का सिस्टम डेवलप किया है। 5 टियर एग्रीकल्चर का सिस्टम डेवलप किया है, और जहां कहीं भी संभव होगा तो हम केवल 3 फसलें ही नहीं लेंगे, 5 टियर जो है ना उससे प्रोडक्शन भी। उसमें जो है सेट लगाने कोई दूसरा पहुंचेगा, उसकी फ्लोरिंग जो है वो गाय की सेहत के हिसाब से बेस्ट तरीके से जो होना चाहिए डिजाइन एंड बी देयर। उसका मूत्र वगैरह जो है ना बह के वहां पहुंच जाए और उसकी वो हो जाए। बल्कि वी आर हैविंग ए प्लान कि हम डबल द कैपेसिटी की सेट्स रखेंगे, जिससे कि हर अल्टरनेट डे जो है ना वो सेट विल कम मेंटेनेंस, तो हाइजीनिक कंडीशन विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर द काउ। वहां पर जो है वैदिक मंत्रों के उसके लिए राउंड द क्लॉक देयर विल बी बहुत सुरीली आवाज में गाय को और क्रॉप को सुनाने के लिए मंत्र चलेंगे। वहां पर जो है हवन, वो हवन भी बहुत सुरीले किया जाएगा। वो आज के पंडित के ऊपर आधारित नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पंडित तो जो है ना उनको ठीक से मंत्र आता है ना ठीक से कई बार वो करते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो उस प्रॉब्लम से जो है ना उनको बाहर निकाला जाएगा। और तो जो गाय का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो बेसिकली एक प्रेग्नेंट लेडी से लिया गया है, और ये कहा गया है महाभारत में और बाकी जगह में कि जो लोग हैं वो, यदि आप प्रेग्नेंट लेडी के जो है ना दिमाग का सोच को जो है ना यदि आप ठीक नहीं रखते हैं, उसको खुश नहीं रखते हैं, उसको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, तो उसका असर उसके दूध पर भी पड़ता है, उसका असर उसके बच्चे पर भी पड़ता है। यही एनोलॉजी गाय के साथ ली गई है। तो यदि हम गाय को पूरा ठीक एनवायरनमेंट देंगे तो गाय का जो है ना दूध भी अच्छा होगा, गाय का मूत्र भी अच्छा होगा, और गाय का गोबर भी अच्छा होगा। फिर जो है गाय को जो है ना पूजा करने के लिए भी उसमें एक मेथड होगी, सो दैट लोग जो है गाय की पूजा करना चाहते हैं तो सजी हुई गाय उनके लिए पूजा के लिए उपलब्ध होगी। यदि वो गाय को अपने हाथ से चारा खिलाना चाहते हैं तो दैट विल आल्सो बी अवेलेबल। एंड वो जो है
गाय को अपने गले भी लगा, क्योंकि ये बड़े मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं। तो इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ गेटिंग मिल्क, इट इज क्वेश्चन ऑफ क्रिएटिंग होल, पूरा हम उसके पूरे माहौल को हम बदल पा रहे हैं, ठीक है ना। आपने जो इंटर्न्स के लिए इंसेंटिव है उसका एक पैकेज अलग है, ऐसे ही जो टेक पार्टनर्स हैं उनका इंसेंटिव्स अलग है, और हम टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को उनके प्रेजेंटेशन के लिए भी वी विल बी गिविंग द मनी टू देम। आओ अपना कॉन्सेप्ट आओ, ठीक है ना। और यदि उनको हमको लगेगा कि उनको जो है पेमेंट को बढ़ाने की जरूरत है, तो वी आर वेरी ओपन टू इट, बिकॉज एनी कॉस्ट जो है इज गोइंग नीलकंठ के गले में जा रही है, एंड वी आर हैविंग इनफ कैपेबिलिटी टू टेक केयर, राइट। क्योंकि जब तक जो है रिवार्ड पॉइंट मनी में कन्वर्ट नहीं होंगे और कॉस्ट इम्पोज, ये दोनों ही लिमिटिंग फैक्टर है। क्राइम फ्री भारत सोच ने दोनों लिमिटिंग फैक्टर को जो हटा दिया है, तभी हम स्केर्सिटी से अबंडेंस मॉडल पे पहुंच पाए। अब ये बहुत जरूरी है कि ये बहुत जरूरी है कि किसान को जाके समझाएगा कौन, तो इसके लिए LIC से मॉडल लिया गया है। LIC का डेवलपमेंट ऑफिसर और उसकी जो टीम है वो जाती है और एक LIC का वो स्कीम करती है, तो उसको अपना अमाउंट मिल जाता है और वो अमाउंट उसको मिलता रहता है जब तक वो रहता है, राइट। तो ऑन द सिमिलर टाइप वी सेड कि आप यदि एक कैटेगरी के फार्मर से करते हो तो 10,000 रुपए आपको मिल जाएगा। तो यदि एक व्यक्ति ने 10 किसानों से एक दिन में कर लिया, तो ही विल बी अर्निंग 1 लाख रुपीज पर डे, राइट। तो इट डिपेंड अपॉन द क्रिएटिविटी ऑफ ए पर्सन। अच्छा, ऐसे ही वेंचर्स जो है ना आपके ट्रांसपोर्टर के साथ, वेयर हाउसिंग वाले के साथ, ब्रीडिंग वाले के साथ, और इसमें जहां हम लगाएंगे वो तो बात की बात है। हमारा पहले ज्वाइंट वेंचर उनके साथ होगा जहां ऑलरेडी लगे। आज के दिन में आप फल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, राइट। आज के दिन आप सब चीजें कर रहे हो। आज के दिन भी कुछ गायों के ब्रीडिंग सेंटर्स है। तो जो एग्जिस्टिंग रनिंग है, सबसे पहले दे विल बी मेड अवर पार्टनर्स, एंड हमारा जो मॉडल है इट विल स्टार्ट वर्किंग। अदरवाइज जब 4-5 साल के बाद जब जो है ना वो सीरियल्स को छोड़ के, वेजिटेबल्स को छोड़ के बाकी चीजों में, तो तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि पेड़ इतने बड़े ना हो जाए कि वो आपको डिलीवरी देंगे। तो जो मेकिंग में रहेंगे वो लेट देम बी इन मेकिंग, राइट। लेकिन जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वो है उनको जो है उसमें लिया जाएगा, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुना जाएगा, और सिस्टम विल बी मॉडिफाइड टू टेक केयर ऑफ देयर कंसर्न। जैसे आज मैं अरोड़ा साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब रिटेलर के जो है ना कुछ कंसर्न्स उन्होंने शेयर किए थे। आई प्रॉमिस्ड हिम ऑल ऑफ द कंसर्न विल बी टेकन केयर, राइट। तो हमारा कोल्ड स्टोरेज चेन भी रहेगा, हमारा वो स्टोर भी चेन रहेगा, एंड हाउ वी कैन एलिमिनेट दैट। मतलब जो है जो रिटेलर है उसकी सभी बॉदरेशन ले ली जाए, केवल जो है ना जैसे अपन किसान को लाभ दे रहे हैं तो सिर्फ लाभ का सौदा उसको बना दिया जाए, तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती, राइट। तो उसको कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए, इसको भी जो है वी कैन जो है ना पुट सर्टेन मैथमेटिकल मॉडल टू हेल्प हिम आउट, सो दैट आप ग्रिड में ज्यादा जो है मात्रा ना खरीदें और बाद में वो सड़ जाए और फिर CFB को गाली दो, तो ये तो आपकी गलती है, राइट। तो दैट शुड नॉट हैपन दैट वे, राइट। एंड यदि मान लो क्वालिटी में वो है तो क्वालिटी कंपनसेशन ऑलरेडी का प्रावधान इसमें हमने किया है, तो चीज वापस नहीं होगी। आप उसको सब्सिडी देके कम करके आप बेच दीजिए उसको, क्योंकि आपको तो कंपनसेशन जो मिलेगा दैट विल बी मच मोर देन, हो सकता है कि आपको वो चीज फ्री में ही दे दी, बिकॉज इट इज नॉट एज पर द प्रोक्लेम्ड क्वालिटी, और जो उसकी टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 or 3 or 5 टाइम्स दैट विल बी इम्पोज्ड ऑन द फार्मर एज वेल एज द क्वालिटी कंट्रोल, जिससे कि उन्हें गड़बड़ी करने का किसी को इसमें जो है बेसिकली जो फंडा लिया गया है वो क्राइम फ्री भारत से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि डूइंग क्राइम इज नॉट एन ऑप्शन। तो एग्रो CFB ने ये लिया है कि डूइंग एनी नेगेटिव वुड नॉट बी एन ऑप्शन। मतलब मेथोडोलॉजी इस ढंग से बनाई जाएंगी कि भाई साहब आप पॉजिटिव काम करिए, जेब में पैसे डालिए, लेकिन नेगेटिव करोगे तो बहुत ही इसमें चले जाओगे, लालच नहीं करना है।
तो उस तरीके का वो है। और फिर जो है काउ ब्रीडिंग के बारे में जैसे आपने कहा, तो इट विल बी ए होलिस्टिक थिंग। मतलब जो अभी जो है काउ सेंटर्स हैं, काउ ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, दे विल बी जॉइंट पार्टनर्स, मैनी मोर विल स्टार्ट, जिससे कि हमारा फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। हमारी जो गायें हैं एक्चुअली में हमें अभी तो हम अपने ही मांग का 1/3 पैदा कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द प्रोसेस्ड मिल्क का? व्हाट अबाउट जब हम अमृत पैदा करेंगे, तो अमृत क्या केवल इंडियन खाएंगे? विदेशी लोग भी अमृत चाहेंगे इंडिया का। तो जो विदेशी लोग अमृत चाहेंगे वो 10 गुना, 50 गुना या 100 गुना कीमत पे बेचा जाएगा। भाई तुमको चाहिए तो लो, ना लेना चाहिए तो ना लो, एज सिंपल एज दैट। आई फील कि आप जो भी रेट लगाएंगे उस रेट पे इंटरनेशनल मार्केट पे बिकेगा, क्योंकि वो अमृत है। और बाहरी देशों में लोग बाग यहाँ से ज्यादा परेशान हैं, मोटे हो गए हैं और हो गए हैं, उनको जो है ना बड़ी बड़ी चिंताएं होती हैं, डिप्रेशन होता है उनको तो मालूम नहीं कितनी कितनी बीमारियां हैं, राइट। तो जब हमारी जो है सब चीजें उनको इन सब चीजों से बाहर कर देंगी, तो आई फील कि ये सीएफबी को निर्णय लेना होगा कि उनसे हम कितना पैसा वसूल करना चाहते हैं, ठीक है ना। वो तो जब हम ऐसा करेंगे, जो 25 साल 10 साल तक जो कॉस्ट इनपुट जाना है वो 5 साल में या 10 साल में ही इवोपरेट हो जाएगा। हमारा ये भी सोच है कि जो पहले समय, जब वैदिक समय में आपने देखा होगा कि नालंदा में वहाँ बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट आते थे, चाइनीज टूरिस्ट, एज टूरिस्ट, बहुत सारे टूरिस्ट, और उन्होंने अपना ट्रेवलॉग लिखा है, और जो है उन्होंने अपनी यात्रा डायरी लिखी है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ऐसे टूरिस्ट आएंगे, उनके लिए वैदिक तरीके से अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी के साथ 2 or 3 हट विल बी प्रिपेयर्ड, कीपिंग इन माइंड कि कल जो है यहाँ पे विदेशी लोग आके ठहरेंगे और 1-1, 2-2 महीने अध्ययन करेंगे और अपना ट्रेवलॉग लिखेंगे कि भारत का जो है ना वैदिक सभ्यता ये है। इस तरीके का तो इस तरीके का जो है ना सिस्टम होगा। और तो जो खेत वाला है उसको 3 तरीके के बेनिफिट मिलने वाले हैं, और हम लोग जो है ये कोशिश करेंगे कि चारों तरफ वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे बड़ी बात तो एक्वाकल्चर की है। एक्वाकल्चर का मतलब है कि हर फील्ड की एक डेडिकेटेड स्ट्रिप जो है दैट विल बी फॉर द एक्वाकल्चर। जनरली आपने जहाँ कहीं भी एक्वाकल्चर देखा होगा उसमें प्लास्टिक की सीट लगाते हैं जिससे पानी नीचे ना चले। यहाँ पे सिर्फ गड्ढे को छोड़ के कुछ नहीं होगा और उसमें पेड़ लगे होंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी अंदर चला जाए, ठीक है ना। तो इसका पर्पज जो है पानी रोकना नहीं है, इसका पर्पज पानी को नीचे भेजना, राइट। और जब पानी पर्याप्त मात्रा में चला जाएगा तो स्ट्रीम के पास में हम जो है ना इवन वी कैन हैव सम ट्यूब वेल व्हिच कैन बी ड्रिवन विद द सोलर पावर एंड अदर पावर्स, जो कि जिस समय उस स्ट्रीम में पानी नहीं है उस समय भी हमारा एक्वाकल्चर सर्वाइव कर सके। एंड द सर्कुलेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड टू ओवरग्राउंड एक ऐसा साइकिल बन जाए जिससे कि इसकी जो है चारों तरफ जो है ग्राउंड वाटर लेवल शुड कम वेरी हाई। मेरा ऐसा मानना है कि 4 साल से 5 साल में हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है 8 से 10 फीट तक पॉजिटिवली पहुंच जाएगा। इट डिपेंड अपॉन हाउ एग्रेसिवली वी कैन पुश इट। इसमें हमें जेसीबी ये वो इनका वी हैव टू रियली कैलकुलेट कि यदि हम ये मान लें कि सभी फीट जो है ना सीएफबी के अंडर आ जाते हैं तो हमें कितनी मशीनरी और इक्विपमेंट की जो है ना जरूरत पड़ेगी टू क्रिएट द ट्रंचेस 8 or 10 फीट डीप एंड ए स्ट्रिप विच शुड बी कनेक्टिंग एंड टू एंड। और एक जो है ट्रंच दूसरे ट्रंच से कनेक्टेड रहेगा। इट विल बी इन स्लोप, तो जेसीबी जो है ना ग्रोथ से नहीं पहुंचेगी। जेसीबी विल बी मूविंग फ्रॉम वन ट्रंच टू अनदर ट्रंच, राइट। और यदि हमें उसकी डीपनिंग करना है तो हम डीपनिंग कर पाएंगे। तो ना केवल हम जो है एक्वाकल्चर कर पाएंगे, ना केवल हम एल्गेई और बहुत सारे एक्वा प्लांट्स को और एक्वा फ्रूट्स को ले पाएंगे, फिशेस को ले पाएंगे। दैट विल बी helping us to take care of the energy need. So energy need will be not only served from the fruits
फ्रॉम वेजिटेबल्स और हनी एंड मिल्क, बट जो लोग जो है सी फूड खाते हैं तो उनको वाटर फूड जो है अवेलेबल होगा, वो भी शुद्ध अच्छे खारे पानी का नहीं, शुद्ध पानी का, अच्छे पानी का। और जब तक जो है ना एज्यूम करिए कि पानी नीचे सीप हो जाता है, तो दैट एंड स्ट्रेच विल बी यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन फॉर दैट ड्यूरेशन। जब तक हम अंडरग्राउंड का वाटर उसमें पुश करने की स्थिति में नहीं आते हैं, तब तक जो है यूजिंग इट फॉर द कल्टीवेशन। तो इस तरीके से प्रोडक्शन विल बी वेरी हाई, कॉस्ट विल जो है विल बी टेकन केयर ऑफ। तो यदि अपन अभी 1 MSP के ऊपर की बात छोड़ देते हैं, केवल 1 MSP पे लेते हैं, तो दैट इज एब्सोल्युटली कॉस्ट फ्री। किसान को बहुत सारी चीजें इसलिए प्रॉब्लम करती हैं बिकॉज हमने अपना नेचुरल मेथड छोड़ दिया है, इसलिए हमें पेस्ट घेरते हैं, इसलिए हमें इंसेक्ट घेरते हैं। जैसे ही हम नेचुरल हो जाएंगे तो केवल हमारे लिए कैंसर और ऑटोनोमस डिसीजेज गायब नहीं होंगी, प्लांट्स के लिए भी ऑटोनोमस ये सब चीजें डिसीजेज गायब हो जाने वाली हैं। और वो ठंडी, चूंकि चारों तरफ से जो है ना पेड़ होंगे, तो ना तो जो है ना फ्रॉस्ट बाइट का रहेगा, ना ठंडी हवा का डर, ना गर्म हवा का डर। ऐसा माहौल होगा कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ द वैगरीज ऑफ नेचर, नेचर विल बी इन टोटली हार्मोनिक रिलेशनशिप विद द अवर वे ऑफ लाइफ, अवर लिविंग। तो जो आज हमारे जो स्थिति होती है, जो फ्लड आ रहे हैं वो आ रहे हैं, even the flood will become the order of the past, definitely, because the water जो है आप हर जगह रोक ले रहे हैं, तो रेसिडुअल वाटर जो कि फ्लड क्रिएट करने की स्थिति वाला तो पानी बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप पूरी स्ट्रीम्स को डाइवर्ट कर दे रहे हो। तो और उन सब जगह पे पेड़ लगा हुआ है जो पानी नीचे लेके जा रहा है। आज आपने जो है प्लांट्स गायब हो गए हैं आपके, उसके ऊपर घास नहीं है, तो पानी जो है ना दौड़ लगाता है। फिर तो पानी इतना धीमे चलेगा कि नीचे ज्यादा चला जाएगा। उसको जो है ना, ये भी संभव है कि नदियां हो सकता है समुद्र में मिलना भूल जाए। We don't know how the things will be taking shape, but it is quite likely कि जो है नदियां जो है वो समुद्र से मिलना भूल जाए। नदियां जो है जमीन से और जमीन के अंडरग्राउंड वाटर से ही उनका मिलाप चलता रहेगा। शायद जो है ना नदियों का पानी इतना नहीं बचेगा कि वो समुद्र में मिल सके। आई एम टॉकिंग इन अ वेरी हाइपोथेटिकल वे, बट एक एक्सट्रीम जो थिंकिंग है कि पानी को चलने नहीं दिया जाएगा। मैं एक मेरे IPS ऑफिसर है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, अब तो एडिशनल DG है इस समय। तो बीच में 10 IPS ऑफिसर्स को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया था, जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम IPS ऑफिसर को पोस्ट किया गया था। और इन लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इतना अच्छा काम किया कि वाटर टेबल ऊपर आ गया है। तो उसको देखने के लिए प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जो है, he had come and he is appreciated। और सब दोस्तों ने मिलके उसकी डी करने की कोशिश, मतलब जिसको पद्म भूषण मिलना चाहिए था उसको पद्म भूषण की बजाय उसकी डी की तैयारी थी। यदि उसके सौभाग्य से मैथिली शरण गुप्त वहां नहीं पहुंचे होते तो ना तो उसे पदोन्नति मिलना थी और ना ही उसका जो है ना वो। देन आई इंटरवीन, आई वेंट टू द ऑल कंट्रोलिंग ऑफिसर, आई सेड क्या कर रहे हैं आप लोग, उसकी ACR तक मैंने लिखा। ओके, बिकॉज़ आई फेल्ट कि ही हैड डन ए मार्वेलस जॉब। उसको तो पद्म भूषण मिलना चाहिए था, पद्म भूषण मिलने, और वो भी अर्ली ईयर ऑफ द सर्विस। जब वो जो अबाउट फ्यू ईयर ऑफ द सर्विस था, उस समय उसने चमत्कार दिखाया। यदि उसको ये नेगेटिविटी से उसका इंटरफेस नहीं कराया गया होता तो he would have created the history of wonders। definitely। तो जो नेगेटिव लूप लोगों ने फंसा के और जो है ना उल्टी चीजों के लिए जो वेल एस्टैब्लिश चीजें जिसमें कोई गलती नहीं है उसमें DA करने की कोशिश की, बदमाशी करने की कोशिश की, इस तरीके की साठगांठ करके छोटी सोच की सर्विस वाली छोटी सोच है कि हर अच्छा काम जो है ना IAS करने का जो है ना ठेका है। ये सोच कहीं ना कहीं बाधा का कारण बना है और उसको बेचारे को ऑफिसर इसी सोचने के कारण घेरा। क्यों? क्योंकि उसके पहले कभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो IPS का कभी नहीं बना। इस टाइम इट वाज एक्सपेरिमेंट। तो लोगों के पेट में ये डर हो रहा था कि यदि इसकी इतनी वाहवाही हो गई तो ये पोस्ट तो परमानेंटली IPS के पास चली जाएगी। लेकिन हमारी सोच इतनी छोटी क्यों होना चाहिए? भाई सोच के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है। Anybody can think। Anybody can think। भाई देखिए सभी खाना खा रहे हैं। चूंकि हमारी बैटरी नहीं है
तो हम अपना अगला सेशन जो है, जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तब उसके बाद अपन शुरू करेंगे, राइट। किसी मुद्दे को थोड़ा सा और कोई पॉइंट रह गया हो जिसमें आपको लगता है कि यदि मैं इलाबोरेशन दूं तो फायदा होगा, तो आप पूछ सकते हैं मुझे। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जो हम लोग मनी की बात कर रहे हैं, ये सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है जो हम लोग जनरेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखिए, रिवार्ड मनी जो है, इट इज अवर इंटरनल अबंडेंट प्रोडक्शन विच विल कम अगेंस्ट द एसेट। और एसेट का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर है तो दैट इज एसेट, गाय है तो दैट इज एसेट, फील्ड है तो एसेट है, राइट। तो जितनी सम टोटल ऑफ एसेट है, जैसे अज्यूम करिए खेत है, कल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें डाल दिया, गाय को शेड डाल दिया, तो जितनी कॉस्ट ऑफ गाय का होगा दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन एसेट। अब उसे वहां 10 गाय पहुंच गई तो 10 गाय जो है ना विल बी रिफ्लेक्टेड इन एसेट, राइट। और दिस दे विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू द कॉस्ट आल्सो टू बी सेटल्ड इन 1 MSP अबव, क्योंकि 1 MSP को तो कॉस्ट फ्री रखा गया, राइट। तो जो कॉस्ट है इट विल बी सेटल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अब बीच में कैसे करेंगे आप? तो एवरीबडी इज कंज्यूमिंग थिंग्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, राइट। और वो जो है ना डबल ऑफ MSP पे बिक रही हैं, राइट, और ट्रिपल ऑफ MSP पे बिक रही हैं, दैट विल बी ए ह्यूज मनी, राइट। देन जो रिडेम्पशन फीस रखी गई है, आपको नोट कब चाहिए? जब रिडेम्पशन हो। तो पहले हमने 10% सोचा था, फिर 20% सोचा है, आज की सोच ये है कि रिडेम्पशन फीस विल बी 30%। इसका मतलब है जैसे ही आप रुपए में कन्वर्ट करोगे 30% तो मैंने कमा लिए, राइट। आप जो हमारी चीज परचेज करोगे वो यदि आप रुपए से खरीदोगे तो हमारे पास रुपए पहुंच जाएगा, लेकिन हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप रुपए से मत खरीदो, आप उसको खरीदो इससे, रिवार्ड मनी से। तो रिवार्ड मनी कहां से आएगी? तो जो CFB का एक्सचेंज यूनिट है दैट विल परमिट यू टू परचेज रिवार्ड पॉइंट फ्रॉम दैट। तो पहले मैंने 1% ट्रांजेक्शन फीस का सोचा हुआ था, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि चूंकि थोड़ा सा आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज बहुत हाई क्वालिटी की जा रहे हैं, तो हाई क्वालिटी की चीज के लिए हमारा पास लिक्विड मनी कहीं ना कहीं क्रिएट होना चाहिए, जिससे कि एक्सट्रीम सिचुएशन में हमारा मॉडल फेल ना हो। तो जो एक्सचेंज है इट विल बिकम 2%। इसका मतलब है कि आप 100 रुपए में 2% आपको जो है एक्सचेंज रेट का लग गया, तो आपको 98 रुपीज का 98 पॉइंट मिलेंगे, राइट। 98 पॉइंट पे चूंकि 10% का हम रिबेट दे रहे हैं, इफ यू आर परचेजिंग फ्रॉम द रिवार्ड पॉइंट, तो आप 90 पॉइंट पे खरीद पाओगे, तो आपको 8 to 9% का तो आपको फायदा मिल गया। तो इट विल बी फुलिशनेस टू परचेज फ्रॉम मनी। इट इज मोर एडवाइजेबल कि मनी से आप पहले रिवार्ड पॉइंट खरीदो, और रिवार्ड पॉइंट से जो है ना फिर चीजें खरीदो, और उस चीजों को जो आप खरीदेंगे तो you will be having the 10% advantage. Basically, we will bring all kind of the incentive and disincentive within this, right? अब जैसे मान लो मुझे परचेजिंग पावर बढ़ाना है अपने किसी व्यक्ति की, राइट, हम उसको उतना % डिस्काउंट दे देंगे, राइट। मतलब उसके रिवार्ड पॉइंट को जो है ना हमने कहा कि आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा यदि आप हमारे वर्कर हैं, तो हम उसको यदि कम रिवार्ड पॉइंट भी देंगे तो भी जो परचेजिंग पावर विल बी इंक्रीज बाय 30%। जैसे अभी हमारी सोच थी कि हमारा जो वर्कर एलिमेंट रहेगा उसको 50% का डिस्काउंट, राइट। इसका मतलब है कि जब हम उसको 20,000 देने का विचार है, तो 20,000 विल बी इक्विवेलेंट टू 1.2 टाइम्स, क्योंकि एक पॉइंट विल बी मोर देन 1.2 रुपीज, तो 20,000 विल बी इक्विवेलेंट टू 24,000 रुपए, राइट। 24,000 रुपए में उसको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, राइट, और 10% का जो 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो दैट विल बिकम 48,000। हम उसको 20 रुपीज के इक्विवेलेंट पैसा दे रहे हैं, लेकिन परचेजिंग पावर विल बी इक्विवेलेंट टू 50। ओके, तो इस तरीके से ये सिस्टम है। क्योंकि अब हमारी बैटरी डिस हो गई है, तो अपन को सेशन को यहाँ समाप्त। ठीक है, ओके।